वेलकम गाइस। सो बेसिकली आई एम राहुल। तो स्वागत है आप सभी का राहुल चौधरी के यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली क्या है कि अभी आजकल न्यूज़पेपर में काफ़ी छाया हुआ है 5-6 दिन से। काफ़ी सारे लोग इस पे आर्टिकल्स वगैरह लिखते आ रहे हैं, काफ़ी सारा न्यूज़पेपर इसको कवर अप कर रहा है और एग्ज़ाम वगैरह के भी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक्स वाई जेड, बेसिक मैथ्स आपको आना ज़रूरी होता है, राइट। अब जैसे एग्जाम, जैसे कि फाइनेंस के एग्जाम्स हो गए, आरबीआई का एग्जाम हो गया, सेबी का एग्जाम होने वाला है, सेबी का एग्जाम हो गया, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं, तो उन सब में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो बहुत ही जनरल टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। अभी हाल फिलहाल जो एक न्यूज़ आर्टिकल आया है, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर में, जीडीपी मे ग्रो, यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मे ग्रो। ये उन्होंने कंफर्म नहीं कहा है, ऐसा माना जा रहा है, मे ग्रो एट 9.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड दिस इज द गवर्नमेंट एस्टिमेट। तो कुछ जीडीपी के एस्टिमेशंस हैं, ये सारे चार्ट वगैरह हैं। अब आप सबको लग रहा होगा कि यार ये क्या है और ये किस तरीके से है। डोंट वरी अबाउट इट, सारे चार्ट्स और सारे फिगर्स मैं बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। सो बी विद मी इन दिस वीडियो, राइट। पूरे लास्ट तक आपको देखना है और समझना है बारीकियों को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीडीपी के रिलेटेड में, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। खबर मैंने आपको बता दी कि भारत की जीडीपी जो है, ऐसा अंदाज़ा बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, और वो कितना बताया जा रहा है, 9.2% के हिसाब से जो है वो भारत की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी। इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि ये फिगर कहीं ना कहीं से तो निकला होगा, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि ये फिगर आया तो आया कैसे, राइट। बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये पूरा का पूरा जो फिगर है वो एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। वो बताती है कि भारत की जीडीपी कितना जाने वाली है। अब ये जीडीपी जीडीपी क्या है, बहुत हो गया सर, आप बहुत बार जीडीपी जीडीपी बोल चुके हैं। जीडीपी मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, राइट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो बेसिकली जीडीपी जो है उसका मूल जो परिभाषा है, जो बेसिक डेफिनेशन है, वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो जहन में सवाल उठेगा वो क्या उठेगा कि व्हाट इज जीडीपी हेयर। जो हमने ये आंकड़े देखे, इसमें जो सबसे पहले सवाल हमारा क्या उठना चाहिए कि जीडीपी है तो है क्या। तो सीधा सा आंसर है, जितने भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस मतलब ओवरऑल, डोमेस्टिक मतलब विद इन टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत के अंदर में, भारत के दायरे में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल लेवल पे, इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं, फाइनल फॉर्म में, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं भारत में, उसे एक फाइनेंशियल ईयर में, यूजुअली 1 साल का टाइम होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ आ गया। डेफिनेशन कोई पूछेगा तो बता दोगे, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड एज जीडीपी। अब यहाँ पे कुछ कुछ सवाल फिर उठेंगे आपके जहन में कि गुड्स और सर्विसेज, किनको गुड्स कहें और किनको सर्विसेज कहें, राइट। ये सवाल उठना चाहिए, लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। तो कुल मिला के 8 सेक्टर हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया हुआ है, पूरा रिपोर्ट जो है वो मॉस्पी ने अपना दिया है। 4 स्टेटमेंट लगाए हैं, चौथा स्टेटमेंट ही मैंने निकाल लिया है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ये 2016 से लाया गया था मॉस्पी के द्वारा। साल की शुरुआत है, 2022 की शुरुआत है। 2022 की शुरुआत में ये पहला आंकड़ा आया है। अब ये एडवांस क्यों है, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि फरवरी और मार्च के जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स हैं, वो आएंगे। तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रापोलेशन करके बताया जाने वाला फिगर है और एक एस्टिमेशन है। दैट्स वाई वहां पे जो हमने आर्टिकल देखा था उसमें लिखा था मे ग्रो, राइट। वो कंफर्म नहीं कह सकते कि उतना होगा कि नहीं होगा। जैसे पहले आरबीआई कह रही थी कि 9.5% से बढ़ेगी, लेकिन अब कह रही है कि 9.2% से ही जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। फरवरी के महीने में सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आएगा, फिर दोबारा हम इस पर बात करेंगे, और तब जो है आप जो मेरे साथ बात करेंगे, आपको पूरा पूरा बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आएगा। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का ये जो चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जीवीए लिखा हुआ है। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड। इसका क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे थे कि भारत के अंदर में, भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, तो कितनी है भाई गुड्स एंड सर्विसेज। तो टोटल 8 सेक्टर बनाए गए हैं, टोटल 8 इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले पे कौन है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। दूसरे पे कौन है, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तीसरे पे कौन है, मैन्युफैक्चरिंग। चौथे पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। पांचवे पे क्या है, कंस्ट्रक्शन।
छठे पे क्या है, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। सातवें पे क्या है, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। और आठवें पे क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो ये सारी जो है वो बातें हैं, ये सारी ही इंडस्ट्री है। इनमें जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा एक साल के अंदर में, भारत के अंदर में, उन सब की जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज जीडीपी। यहाँ तक क्लियर है? अब ये पूरा चार्ट अच्छे से बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, सो बने रहिए लास्ट में। अब एक एक करके देख लेते हैं। टोटल 8 सेक्टर है, मैंने बांट दिए हैं। सबसे पहला क्या है बताओ? सबसे पहला है एग्रीकल्चर। दूसरे पे क्या आएगा, माइनिंग आएगा। तीसरे पे क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा। चौथे पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मोटा मोटी। पांचवे पे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। छठे पे क्या होगा, होटल एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह। सातवें पे क्या होगा, रियल स्टेट। अब रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब हो रहा है आप कुछ बना रहे हैं, रियल स्टेट का मतलब है जो बना बनाया है उसे आप बेच रहे हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो रियल स्टेट है इज अ सबसेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आप कह सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। फिर दूसरा है फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस सर्विसेज वगैरह जो भी सारी। तो ये टोटल 8 इंडस्ट्रीज हैं जिसकी जितनी इसमें जितनी भी चीज़ें बनेंगी, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसे उनका जो हम सम देखेंगे उसको एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे हम बोलेंगे जीडीपी। क्लियर? अब है कितना वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जीडीपी को समझने से पहले समझना पड़ेगा जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड। अब यहाँ पर कुछ कुछ आंकड़े हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक 2019-20 का आंकड़ा है, 2020-21 का आंकड़ा है, और पहला जो एस्टिमेट है, एडवांस एस्टिमेट, उसके आंकड़े हैं। एग्रीकल्चर में ये आंकड़ा बताया गया है 39 लाख करोड़ रुपए का। ये लाख करोड़ है, करोड़ में है ना ये पूरा। तो ये पढ़ना सीखो आराम से। 39,45,411 लिखा है, इसका मतलब मोटा मोटी 39 लाख करोड़, मैं इसे बोल सकता हूँ 39,45,411 करोड़ रुपए। ये है एग्रीकल्चर, ये एस्टिमेट निकाला गया है। माइनिंग में कितना है ग्रॉस वैल्यू, 4 लाख के आसपास। मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, 32 लाख के आसपास। इलेक्ट्रिसिटी में कितना है, 5 लाख के आसपास। कंस्ट्रक्शन में कितना है, 16 लाख के आसपास। ट्रेड एंड होटल में कितना है, 35 लाख है। फाइनेंशियल और रियल स्टेट में कितना है, 44 लाख है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कितना है, 31 लाख है। इन सब को जब आप टोटल कर देंगे तो आपको जो है जीवीए का प्राइस मिल जाएगा। ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है आपको ये मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 210 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, बेसिकली 210 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मिल जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ भी दिखाई गई है। अब इसमें आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में 9.1% की ग्रोथ हुई है। उसके बाद आप देखोगे माइनिंग में तो 62.7% की ग्रोथ रेट चली गई है। मतलब कि 2020-21 में ये आंकड़ा था 2,92,120 लाख करोड़ रुपए। अब ये हो गया 4,75,202 करोड़ रुपए। तो अगर आप इसमें परसेंटेज चेंज देखेंगे, परसेंटेज चेंज आपको मालूम होगा, परसेंटेज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, इनटू 100। तो वो अगर आप कर लोगे तो आपको चेंज मोटा मोटी कितना दिखाई देगा, 62.7% का आपको चेंज यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, 25.2% का चेंज है। इलेक्ट्रिसिटी में इतना है। तो बेसिकली सारा अगर आप सम करते हैं तो दिस इज जीवीए। इन सब का अगर आप सम करेंगे तो ये बनेगा जीडीपी एट करंट प्राइसेस। अब करंट प्राइसेस क्या है सर? करंट प्राइसेस है, देखिए हम इसे कंपैरिजन किस प्राइसेस पे कर रहे हैं, 2020-21 के ही प्राइसेस पे कर रहे हैं ना। 2015 में सामान की कोई कीमत, मान लो मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये मेरे पास एक पेन है, और इस पेन की जो कीमत है वो सपोज 2015 में 5 रुपए थी। अब 2020-21 में ये बढ़ के ज़्यादा हो गई, 10 हो गई। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, महंगाई बढ़ गई। वो प्राइस वही तो नहीं है, पहले किसी और प्राइस पे था, अब कुछ प्राइस है। तो जो करंट प्राइसेस है, आज के समय जो प्राइसेस चल रहे हैं, उसको बोलते हैं हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस। इसे आप नॉमिनल जीडीपी भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। तो ये तो मोटा मोटी हमने जीवीए को समझा कि ये जीवीए वगैरह सब कैसे कैसे यहाँ पर आया। अब जीवीए के थोड़े और कंसेप्ट को समझने के लिए हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये चार्ट था हमारा एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हाईएस्ट किसका है। अब जैसे इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा किस में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है फाइनेंस रियल स्टेट में। उसके बाद किस में दिखाई दे रहा है, तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाइनेंस रियल स्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर ग्रेटर देन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। जो कि बड़ा है ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से, उससे बड़ा है मैन्युफैक्चरिंग, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस सर्विसेज, और लास्ट में है माइनिंग एंड क्वेरिंग। और एक सबसे चौंका देने वाली बात अगर आप यहाँ पे देखेंगे, परसेंटेज ग्रोथ को अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ जो है वो आपको माइनिंग में दिखेगा, लेकिन माइनिंग में जो एस्टिमेशन है वो सबसे नीचे है। समझ पा रहे हैं आप? ये बेस इफेक्ट के कारण हो रहा है। बेस इफेक्ट फिर कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे टर्म से बात करने के लिए आज हम अपने आप को थोड़ा जीडीपी तक ही मेंटेन करके रखेंगे। तो ये था सारा का सारा हमारा जीवीए जो हमने कैलकुलेट किया। कितना आया जीवीए? 2,210 लाख करोड़ रुपए का हमारा जीवीए बना है। क्लियर है यहाँ तक? अब जीवीए के कंसेप्ट को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। जीवीए की फुल फॉर्म क्या थी? ग्रॉस वैल्यू एडिड। अब मैं आपको एक सिंपल सी कहानी, एक सिंपल सी स्टोरी बता रहा हूँ। एक किसान है, देख रहा है, किसान है, किसान के पास क्या है? गेहूं है। उस किसान ने 10 किलो गेहूं अपना एक ग्वाले को दे दिया, मिल्कमैन को, और 50 रुपए पर केजी उसने दाम लगाया। तो किसान ने कितने पैसे मिल गए? किसान को मिल गए 500 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? है ना? किसान के पास अपना गेहूं था, 10 किलो गेहूं था, उसने 50 रुपये दाम लगा के ग्वाले को बेच दिया, मिल्कमैन को बेच दिया, और 500 रुपये अपने पास ले लिए। ठीक। अब ग्वाले ने क्या किया? ग्वाले ने फिर उसमें थोड़ा सा जो गेहूं था उसको पीसा, उसको कन्वर्ट किया, उसका फॉर्म चेंज किया, और फॉर्म चेंज करने के बाद उसने उसे एक बेकर को दे दिया। बेकर को कितने पे दिया? तो उसने बोला जी 60 रुपये पर केजी दूंगा, 10 किलो है मेरे पास सामान। तो इसको कितना मिला? इसको मिला 600। समझ आ गई बात? अब मिल्कमैन ने जब बेकर को दिया तो बेकर ने फिर उसको क्या किया? उसका बेकिंग वगैरह की, उसका ब्रेड बनाया। ब्रेड बना के उसने जब एंड कंज्यूमर यानी मैं और आप, हम दोनों एंड कंज्यूमर, राइट? तो हमें जो ब्रेड मिल रहा है मार्केट में वो 800 रुपये का मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा सवाल पूछूं कि यहाँ पर जीडीपी क्या होगी, ठीक है? तो यहाँ पर जीडीपी जो है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जीडीपी ये नहीं होगा कि 500 प्लस 600 प्लस 800, ये तो 1900 रुपये हो जाएंगे। ये जीडीपी नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही ट्रांसफर होके आ रही है। गेहूं से ही कुछ उसने पीस के बनाया, फिर उसी का ही उसने इस्तेमाल करके बेकिंग में बनाया, और ये जो ब्रेड था, दिस इज द फाइनल फॉर्म, राइट? तो यहाँ पर जो जीडीपी होगा वो कितना होगा? वो होगा फाइनल प्राइस, यानी 800 रुपये। कैसे कैसे? 500, 100 का यहाँ जो इसमें इसमें इस्तेमाल किया गया, और 200 यहाँ जो इसने बढ़ा दिया ना अपनी चीज़ों को यूज़ करके। तो ये टोटल यहाँ पे जो जीडीपी आएगा वो कितना आएगा? 800 रुपये। यही है जीवीए का कॉन्सेप्ट। ये हर सेक्टर में अलग अलग तरीके से निकाल दिया जाता है। एग्रीकल्चर में अलग से निकालते हैं इस चीज़ को, राइट? फिर उसके बाद माइनिंग में अलग से निकालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में अलग से निकालेंगे। वो सारा काम एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरा करके फिर देता है। सारे आंकड़े वगैरह सब जाते रहते हैं सभी इंडस्ट्री के। क्लियर? यहाँ तक जीवीए का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जब आप जीवीए को बेसिक प्राइस में, जो जीवीए हमने देखा था, कितना देखा था? 210 लाख करोड़ का देखा था ना करंट प्राइसेस पे। उसको में जब आप प्रोडक्शन के टैक्सेस, क्योंकि अब क्या है कि ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इसमें टैक्स भी लगेगा, है ना? जो सामान आएगा उसमें टैक्स भी लगेगा। फिर हो सके कि सरकार कुछ सब्सिडी भी दे। तो जब आप प्रोडक्शन टैक्सेस को सब्सिडी से माइनस कर देंगे, मतलब क्या क्या? जीवीए प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडी को ही नेट टैक्सेस कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसे क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट टैक्सेस। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। और ये जो करंट मार्केट प्राइस हो जाता है, ये होता है नॉमिनल जीडीपी। इसमें इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि एक बेस रेट लेके चलना पड़ता है। सपोज करो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे मैथ के पेपर में 33 नंबर आए हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इस स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं है जब तक आप ये नहीं बताओगे कि पेपर कितने का था। अगर पेपर 100 नंबर का था फिर तो बहुत ही घटिया मार्क्स हैं, अगर पेपर 50 नंबर का था फिर बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में बेस इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता। तो एक बेस ईयर के तहत जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसे रियल जीडीपी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये तो क्या है कि हमें करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जो महंगाई दर चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं। तो दिस इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। यहाँ तक क्लियर है? अब जीडीपी है कितनी अगर हम करंट प्राइसेस में देखें, तो देखो जीवीए आ गया था हमारा, कितना आया था? 210 लाख करोड़ रुपए। इसमें नेट टैक्सेस, ये नेट टैक्सेस का मतलब है प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो वो कितना है? वो है 21,78,163 करोड़। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारी जो जीडीपी आ रही है वो एस्टिमेशन होके कितनी आ रही है? 14,703 करोड़ रुपीज़, यानी कि 232 लाख करोड़ रुपए की ये जीडीपी आ रही है। 2019-20 में इतनी थी, 2020 में कोरोना के चलते में
एक डाउनफॉल देखा गया। कितने का डिक्रीज हुआ था? -3% का। आप यहाँ पे देखोगे ना, पूरा चार्ट में सब लिखा रहता है, -3% का यहाँ पे डिक्रीज हुआ। और यहाँ से यहाँ तक में कितने की छलांग मारी गई है जीडीपी की? तो 17.6 की। तो क्या हम ये कहें कि भारत की जीडीपी 17.6 से बढ़ेगी? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी है, ये करंट प्राइसेस की जीडीपी है, ये रियल प्राइसेस की जीडीपी नहीं है, इसलिए आप 17.6% नहीं कर सकते। अखबार वाले ये नहीं बोल सकते कि जीडीपी में ग्रो एट 17.6% रेट, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? यहाँ पे हमें रियल जीडीपी देखनी होगी। पहले मैं आपको करंट जीडीपी का सारा लेखा जोखा समझा दूँ फाइनेंशियल ईयर में। तो अपनी 2019-20 में कितने की जीडीपी थी करंट प्राइसेस पे? 203 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी थी। 2020-21 में कितनी हो गई? 197 लाख करोड़ की जीडीपी हो गई, -3% का ग्रोथ रहा, कोविड वगैरह था। और फिर 232 लाख करोड़ की जीडीपी का देखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी हलचल अब देखने को मिल रही है, कुछ कुछ सुधार देखने को मिल रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे ही सुधार होता रहा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, सबके लिए भी, क्योंकि फिर बिजनेसेस रन होंगे, फिर जॉब्स क्रिएट होंगी, राइट? आप सभी लोगों को जॉब्स मिलेंगी, सरकार बहुत अच्छे तरीके से, सरकार के पास कॉन्फिडेंस होगा पैसा खर्च करने का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से इन आंकड़ों से समझ में आती है। तो इसमें फिर फाइनेंस मिनिस्टर बहुत खुश होते हैं, राइट? फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जरा भारत की। तो ये जो जीडीपी है, ये कैसी जीडीपी है दोस्तों? दिस इज द नॉमिनल जीडीपी। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बात करते हैं। तो रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी होता है नॉमिनल जीडीपी में से जब आप इन्फ्लेशन रेट माइनस कर दो, क्योंकि महंगाई की दर पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, तो वो आपको महंगाई की दर को हटाना पड़ता है। तो आपको फिर क्या मिलता है? रियल जीडीपी मिलता है। अब रियल जीडीपी के आंकड़े बता दूं तो उसके लिए जो हमारा बेस प्राइस है वो कितना है? 2011-12 का हमारा क्या है दोस्तों? बेस प्राइस है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे ये जीवीए के आ गए, ये जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ये मिलके कितना बन रहा है? 135 लाख करोड़ रुपए के आसपास बन रहा है। वैसे कितना बन रहा था? 210 लाख करोड़ बन रहा था, है ना? तो ये जो इन्फ्लेशन रेट माइनस किया है उसी का ये इफेक्ट आया कि ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो ध्यान रखना है कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा बड़ी होती है रियल जीडीपी से। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखोगे तो जीवीए में कितने का इंक्रीमेंट देखने को मिला है? 8.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। 132 से 124 हो गया था, मतलब माइनस के 6.2 का ग्रोथ था, मतलब 6.2 के नीचे चला गया था, डिक्रीज हो गया ना ये। और यहाँ से यहाँ में कितने का इंक्रीज देखने को मिला है? 8.6% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। वही से फिर से हमारे पास 8 हमारे सेक्टर हैं। अब जीवीए एट बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये मैंने आपको बता दिया था। इसको जब आप कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करोगे तो आपको जीडीपी मिलेगी कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस वाली, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम बोलेंगे रियल जीडीपी। समझ में आ गया? जीवीए प्लस नेट टैक्सेस भी आप कह सकते हैं, या फिर जीवीए प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर? अब इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हमारी जीडीपी कितनी बन रही है? यहाँ पे देखो 135 लाख करोड़ का तो हमारा जीवीए था, और नेट टैक्सेस जो था वो कितना था? 12 लाख। इसमें अगर आप इसे जोड़ दोगे तो मोटा मोटी 148 लाख करोड़ का जो है अपना जो जीडीपी वो बनते वही नजर आ रहा है। अब आप ये देखो 2019-20 में कितना था? 2019-20 में था लगभग 145 लाख करोड़ की जीडीपी। फिर 2020-21 में कितनी हो गई? 135 लाख करोड़ की जीडीपी। यहाँ से यहाँ में कितने का डिक्रीज है? तो 7.3% का यहाँ पे डिक्रीज है। रियल प्राइसेस पे बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्राइसेस पे बात कर रहे हैं, रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। 135 से 147 के आसपास चला गया। कितनी आ गई? तो 9.2 आ गया। यही 9.2% अखबार वाले, सरकार ये सब कह रही है। तो समझ में आया आपको? ये 9.2 आया तो आया कैसे? ये सारे वो आंकड़े हैं। क्लियर? तो 148 है, सो दिस इज 9.2%। तो कहाँ 17.6 था करंट प्राइसेस पे, रियल प्राइसेस कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना आ गया? 9.2 के आसपास आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज द रियल जीडीपी। क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया, आगे चलते हैं। अब ये चार्ट जो था मैंने आपको बताया था, सारे चार्ट आपको समझा दूंगा। अब आप ये इसको आराम से समझ लोगे। ये जीवीए है, ये जीडीपी है। जीवीए में जब नेट टैक्सेस हम जोड़ देते हैं तो हमें जीडीपी मिलता है। तो ये बात तो कंफर्म है कि जीडीपी हमेशा बड़ा होगा जीवीए से। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको आंकड़े अब समझ में आ रहे होंगे कि 135 और 148 इन्होंने क्यों लिखे हैं। क्योंकि 135 हमारा जीवीए था, इसमें 12 लाख करोड़ का हमने नेट टैक्सेस जोड़ा, मतलब प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडी, वो जोड़ने के बाद हमारा कितना हो गया? 148 के आसपास की हमारी जीडीपी हो गई। तो हल्का हल्का जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ये डिक्रीज जो हुआ था कोविड के कारण, अब हल्का हल्का जो है वो राइज होना शुरू हुआ है। ठीक,
तो ये पूरे 5 सालों का विवरण है। 2015 से अगर आप देखें तो 2015 से 2016, 2016 से 2017 में एक गिरावट क्यों देखी गई, आप में से कौन बताएगा 2016 से 17 में एक गिरावट क्यों आई थी? क्योंकि 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन घोषित किया गया था, जिसके वजह से गिरावट हल्की सी देखने को मिली। फिर उसके बाद लगातार ही ये जो है गिरावट देखती ही जा रही थी 2019-20 में, और ये पूरी ही गिर गई माइनस का 7.3% पे। क्लियर है? और अब जो है सरकार ने बोला है कि अब ये जो ग्रोथ है वो 11% के उसके आसपास जाएगी। बेसिकली दिस इज़ अ वी शेप रिकवरी, ये आप देख सकते हैं इसको अगर आप ऐसे मिलाएंगे, दिस इज़ अ वी शेप रिकवरी। यही न्यूज़ में आता रहता है, अखबारों वगैरह में आता रहता है कि नाउ इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ वी शेप रिकवरी, राइट। तो समेशन ऑफ जीवी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज इक्वल टू क्या होगा? रियल जीडीपी होगा। इस मेथड को कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। जीडीपी का ये जो हमने अभी तक जितना डिस्कस किया है, ये मेथड क्या है? क्योंकि हम इसमें यही चीजें देख रहे हैं कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक विद इन टेरिटरी में, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द जीडीपी, राइट। लेकिन क्या जीडीपी को कैलकुलेट करने का सिर्फ यही मेथड है? नहीं, आप एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जितना भी एक्सपेंड किया गया है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको भी अगर आप जोड़ देंगे तो भी आपको भारत की जीडीपी का अंदाजा लग जाएगा। तो वो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आता है? एक्सपेंडिचर मेथड में एक आता है कंजम्पशन, किसने कितना कंज्यूम किया। फिर आती है इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे होता है। उसके बाद फिर होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट आप कह सकते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो बेसिकली आपको याद रखने का तरीका C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट। So consumption plus investment plus government expenditure plus export minus import, this is the real GDP and this method is called as the expenditure method। एक इनकम मेथड भी होता है, उस पर फिर कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि दूसरा चार्ट समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर मेथड आपको समझाना पड़ेगा। अब हमने एक्सपेंडिचर मेथड में क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले कंजम्पशन। कंजम्पशन को ही जो एनएसओ वाले हैं, ये तो आप और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग भाई थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, तो कंजम्पशन समझ सकते हैं। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन समझ जाएगा, लेकिन जो एनएसओ वाले हैं थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो थोड़ा इस तरीके का वर्ड ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कंजम्पशन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को ये लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF, दिस इज PFCE, राइट। उसके बाद फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इसको कहते हैं GFCE। और फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, X माइनस M, बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस ये X और ये M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरा होता है। अगर आप देखेंगे इस चार्ट को, तो इस चार्ट में अब आपको ये समझ में आएगा। एक क्या है? PFC, यानी ये क्या दिखा रहा है? कंजम्पशन। GFCF ये क्या दिखा रहा है? इन्वेस्टमेंट। GFCE ये क्या दिखा रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हल्का हल्का राइस यहाँ पे देखना शुरू हुआ है, लेकिन इसमें जो है रिकवरी अभी भी नहीं आई है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें अभी भी जो है थोड़ी थोड़ी मतलब उतना रिकवरी नहीं देखी गई है। प्री कोविड लेवल पे ही अभी तक ये लगातार बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये था 2020, ये प्री कोविड लेवल था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नथिंग एज मच सच चेंजेस आर देयर, राइट, कुछ ज़्यादा चेंजेस दिखे नहीं है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में भी उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे गए हैं। चलिए, अब ये पूरा चार्ट मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये है हमारा जो है करंट प्राइसेस के ऊपर, ये हम माफ़ कीजिएगा कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं। तो जीवी हमने कितना देखा? 135 लाख करोड़ का था, 12 लाख इसमें हमने नेट टैक्स से जोड़ा, 147 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी बताई गई, और कितने का ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में बताया जा रहा है? तो 9.2% की रेट से ये ग्रो करेगा। अभी सेकंड एडवांस एस्टिमेट आना बाकी है। अब एक्सपेंडिचर मेथड के सारे कंपोनेंट देख लो फटाफट। PFCE, GFCE, GFCF, चेंज इन स्टॉक्स जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट होता है, वैल्यूबल्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, डिस्क्रिपेंसीज, और ये पूरा जीडीपी जो है आपका तकरीबन मोटा मोटी 148 लाख करोड़ का आपका जीडीपी बन गया है। तो कोई भी पूछे भारत की जीडीपी कितनी है, तो ये बताना 148 लाख करोड़ है भैया। अभी फाइनल जो है आंकड़े वो हमें मार्च में पता चलेंगे, और अभी जनवरी के एंड में ही इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, वहाँ से भी यही सारे आंकड़े आपके पास आने वाले हैं। तो उस पर भी फिर कभी हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। क्लियर?
तो अब ये अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है दोस्तों, पर कैपिटा इनकम निकलती है जितनी आपकी जीडीपी है और उसको अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो आपका पर कैपिटा इनकम आ जाता है, पीसीआई। जीडीपी कितनी है, 147 लाख करोड़ है। कितनी पॉपुलेशन ली गई है, तो 136 करोड़ की पॉपुलेशन ली गई है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा आपका इतना मोटा मोटा बनेगा। क्लियर है। वहीं पे पीएफसी पे अगर आप देखेंगे तो 59,000 के आसपास का, 59,000 करोड़ रुपए के आसपास का आपका पीएफसी का काम होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर। तो अब आप तीसरा चार्ट भी यहाँ से समझ सकते हैं, पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा पीएफसी। पर कैपिटा अगर आप देखेंगे तो कोविड के कारण डाउन, फिर अब हल्का सा थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। और वहीं पे पर कैपिटा पीएफसी यानी ये जो रिकवरी है ये अभी भी नहीं देखी जा रही है, ये अभी भी उसी लेवल पे बरकरार है, प्री कोविड लेवल्स पे ही ये अभी तक आया हुआ है। क्लियर। तो ये आंकड़े अब आपको समझ में आ रहे हैं, चार्ट वालों ने ये आंकड़े कहाँ कहाँ से रखे हैं, तो ये आंकड़े यहाँ से लिए गए हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है, सरकार की वेबसाइट पे आपको ये पूरा पूरा जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ समझ में आ गया होगा। इसी मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।